नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में आईपैक पर छापेमारी ने बढ़ाई सरगर्मी। ईडी समेत कई पक्षों की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी भी निकालेंगी विरोध मार्च। राज्यपाल ने कहा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राज्यपाल ने कहा, बंगाल की जनता पर भरोसा। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज। दिल्ली पुलिस सतर्क। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इकट्ठे किए सबूत। अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्तार। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की दी चेतावनी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस किया बंद। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहले सेट में हारने के बाद चोट लगने के कारण रिटायर हुई अकाने यामागुची। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कल पश्चिम बंगाल में ईडी के जो छापे पड़े, उसके बाद न सिर्फ राजनीति गर्मा गई, बल्कि कानूनी और संवैधानिक नजरिए से भी मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जांच के तहत राजनीतिक और रणनीति फर्म आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की कोलकाता के दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और वहां ईडी के काम में रुकावट पैदा की। ईडी ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और अब आज अदालत इस केस में सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च करेंगी। उनका आरोप है कि यह छापा सियासी चाल है। तो वहीं भाजपा ने फिर एक बार ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड और ईडी के हाईकोर्ट जाने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, उसे देखकर उन्हें कहना पड़ रहा है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying, Vinash Kale Viparit Buddhi. Bengal has two cancerous growths on its body politic. One is violence, other is corruption. These are two issues which are to be tackled very effectively in a very proactive manner if this state is to come back in its pristine glory. I am keeping my eyes and ears open. I am consulting the constitutional experts on what to do. But since the matter is sub judice, I do not want to make any judgment on that. इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है। कल रात राज्यपाल को धमकी भरा ईमेल आया। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की मध्यरात्रि बैठक हुई, जिसमें स्थिति का आकलन किया गया और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रही हैं। राज्यपाल आनंद बोस को Z+ की सुरक्षा मिली है। वहीं इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दे दी गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज बिना सुरक्षा गार्डों के कोलकाता की सड़कों पर चलेंगे। उन्हें विश्वास है कि बंगाल की जनता उनकी रक्षा करेगी। राज्यपाल को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक निजी फर्म को बचाने के लिए ईडी से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं।
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर गरीबों के आवास का कट मनी लेने का आरोप लगाया है। साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा कि टीएमसी गरीबों से 100 दिन के काम का पैसा लूट रही है। हुमायूं ने कहा कि टीएमसी गरीबों से लूटा हुआ पैसा गरीबों को वापस क्यों नहीं कर रही। लोगों ने अब टीएमसी की सस्ती राजनीति समझ ली है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा था वहां केवल ईंटें रखी हैं। कुछ नेता सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे रहे हैं। अभिषेक ने मंच से लोगों से कहा था कि मस्जिद के लिए पैसा मत दो, गरीबों को पैसा दो। अभिषेक के उसी बयान पर हुमायूं कबीर भड़के हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी असमंजस को दूर करते हुए आम जनता के लिए राहत भरा फैसला लिया है। आयोग ने साफ किया है कि यह पूरी कवायद नागरिकों की सुविधा के लिए है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारों और दिव्यांगों को अब ईआरओ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब इन मतदाताओं को सीधे फोन करने का फैसला लिया है ताकि उन्हें घर पर ही सुनवाई की सुविधा दी जा सके। इसके अलावा जो लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्य या विदेश में हैं, उन्हें भी व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। सैनिक और सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके परिवार का कोई भी सदस्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से एक जमा कर प्रक्रिया पूरी कर सकता है, जिससे अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या सुधारना बेहद आसान हो जाएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आज पुलिस ने जुम्मे की नमाज को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मस्जिद के आसपास आम लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस पहले से ही इलाके में मुस्तैद है। मंगलवार रात को मस्जिद के पास दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और कई साक्ष्य जुटाए। वहीं गुरुवार रात तक अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा और अवैध तौर पर बनाए बैंक्वेट हॉल के तोड़े गए कमरों का मलबा भी हटाया गया। यह घटना 7 जनवरी को तड़के उस समय हुई थी जब नगर निगम की टीम फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चांदनी महल इलाके के 36 वर्षीय मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी के बाद तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पुलिस की रडार पर हैं। इन्फ्लुएंसर्स पर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी पोस्ट करने का आरोप है। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सालाना सम्मेलन को संबोधित किया। यह एक दुर्लभ अवसर था जब फ्रांस ने किसी गैर यूरोपीय विदेश मंत्री को इस महत्वपूर्ण यूरोपीय मंच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांसीसी विदेश मंत्री नोएल बेरोट के साथ सम्मेलन में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। उन्होंने बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। सम्मेलन में तैनात राजदूतों ने वैश्विक घटनाक्रम और क्षेत्रीय चुनौतियों पर सवाल उठाए, जिससे एक खुली बातचीत हुई। इस उच्च स्तरीय मंच में भारत की भागीदारी भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते विश्वास और फ्रांस द्वारा भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक भागीदार के रूप में मान्यता को रेखांकित करती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो अगले महीने भारत का दौरा करेंगे, जहां वो नई दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट में शामिल होंगे। पेरिस में डिप्लोमेटिक कॉर्प्स को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पेरिस में आयोजित समिट की सफलता के बाद वो भारत में इसके फॉलोअप के रूप में समिट में भाग लेंगे। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में की थी और ये 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाला है। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बेरोट के साथ एक बैठक के दौरान यह भी बताया था कि भारत जल्द ही राष्ट्रपति मैक्रों के आने की उम्मीद कर रहा है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय हैं, साथ ही वो
ध्रुवीयता के लिए प्रतिबद्ध है और उनका एक साथ काम करना न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ करेंगे। NIDMS आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे बम धमाकों की जांच और रोकथाम को नई ताकत मिलेगी। ये पहल भारत की काउंटर आईईडी क्षमता और आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा विकसित NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आईईडी से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह और संकलन करना और इसे साझा करना है। गृह मंत्री अमित शाह आज नार्को समन्वय केंद्र समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। न्यूज एट 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गाजियाबाद समेत दिल्ली NCR के कई हिस्सों में आज तड़के हल्का कोहरा नजर आया। वहीं दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ अलग अलग हिस्सों में अगले 1 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर बनी रहने की संभावना है। कड़ाके की ठंड के चलते गौतम बुद्ध नगर में नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल कल तक के लिए बंद हैं। वहीं पंजाब में ठंड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कल जम्मू और कश्मीर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी। शहर में न्यूनतम तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -9.2 डिग्री सेल्सियस और पहलगाम में -8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक कश्मीर में कड़ाके की ठंड और ड्राई वेदर का अनुमान लगाया है। भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच
सेतु का काम करता है प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिवस न सिर्फ महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी से जुड़ा है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को भी सम्मान देता है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक प्रभाव में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी महत्व और रणनीति पर आधारित है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की ये रिपोर्ट। भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच एक अहम पुल का काम करता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन महात्मा गांधी के भारत लौटने के ऐतिहासिक पल से जुड़ा हुआ है, जब 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस दिन की शुरुआत 9 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों को भारत के विकास से जोड़ना और उनके अनुभवों से फायदा उठाना था। प्रवासी भारतीय दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिसके जरिए भारत विदेशों में बसे अपने नागरिकों से जुड़ता है। ये दिवस न सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रचार करता है, बल्कि भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को भी स्वीकार करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त ये विचार बहुत गहराई के साथ लिया गया और वाजपेयी जी ने इस बात को प्रमोट किया कि जो भारतीय विभिन्न देशों में बसे हुए हैं उनको भारत के निवेश के लिए, आर्थिक विकास के लिए और डिफरेंट टाइप की जो असिस्टेंस और प्रोग्राम्स जो एड होती है उसके लिए उनको सहायता ली जा सकती है। इसके तहत भारत के विभिन्न शहरों में सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें विदेशों में विभिन्न पेशों से जुड़े प्रवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को शिरकत करने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया गया। इन सम्मेलनों में निवेश, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा होती रही। महत्वपूर्ण मंत्रियों और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। फिर 2015 से इसे हर 2 साल में मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि कार्यक्रम अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सके। प्रवासी भारतीयों का भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है। रेमिटेंस के रूप में भेजी गई रकम कई परिवारों और गाँव का सहारा बनती है। साथ ही भारत के डॉलर कोष में भी वृद्धि होती है। आईटी, स्टार्टअप और उद्योग के क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों ने निवेश और अनुभव से भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है। प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए OCI कार्ड भी जारी किए जाते हैं, जो विदेश में बसे भारतीयों को बिना वीजा के भारत आने की सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विदेश यात्रा के दौरान वहां बसे भारतीयों से मिलकर न केवल उन्हें भारत की प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं, बल्कि उन्हें भारत आकर देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। ये न केवल प्रवासी भारतीय दिवस की असल भावना का एक तरह से विस्तार है, बल्कि इससे प्रवासी भारतीयों का संबंधित देशों में सम्मान भी बढ़ता है। प्रवासी भारतीय भारत के विस्तार और उसके विकास का एक अभिन्न हिस्सा है और प्रवासी भारतीय दिवस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे करीब 4 करोड़ प्रवासी भारतीयों का सम्मान है, जो भारत का ही विस्तार है, जिनकी पहचान भारतीय है। ये उन करोड़ों प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के विकास में किए गए उनके योगदान को सम्मान देता है। दिल्ली से अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद नितिन गडकरी ने पत्रकारों को बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राहवीर योजना लाई जा रही है। क्या है राहवीर योजना और क्या है इसके फायदे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश राज। भारत सरकार का परिवहन मंत्रालय राहवीर योजना बहुत जल्द शुरू करने जा रहा है, जिसमें किसी भी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाएंगे। साथ ही घायल के इलाज का 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का खर्च इंश्योरेंस के जरिए केंद्र सरकार वहन करेगी। राहवीर योजना को बहुत जल्द प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। मीडिया से मुखातिब भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। देश में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, किसी भी रोड पर, केवल NH पर नहीं, और इसमें अभी पहली बात जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है और उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। दूसरी बात,
कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहाँ एडमिट किया जाएगा वहाँ मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देंगे। उसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा, इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि स्लीपर कोच बसों में आग लगने की खबरें लगातार प्रकाश में आ रही हैं, जिसमें बसों के बॉडी के निर्माण में कई तरह की विसंगतियों की खबर मिलती है। इसे रोकने के लिए अब ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बस की बॉडी का निर्माण नियम कानून के तहत कराएंगे, ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। परिवहन मंत्रियों की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने पर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का संकल्प जहां दोहराया गया, वहीं संसद के आगामी सत्र में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर जमकर चर्चा भी हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, व्यापार सुगमता और वाहन नियमों में सुधार का प्रस्ताव है। रोड एक्सीडेंट देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिन रात मशक्कत भी करते हैं। इसी कड़ी में राहवीर योजना लाने की तैयारी नितिन गडकरी कर रहे हैं, जिसमें घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले नौजवान को मिलने वाली 25,000 की प्रोत्साहन राशि उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी, तो 1.5 लाख की राशि जिन घायलों को मिलेगी उनकी जिंदगी भी बच सकेगी। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार मेले का आज दूसरा दिन है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 2026 की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हो गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और टीपीसीआई के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कि दुनिया भर के करीब 120 के करीब जो देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही तमाम तरह के उत्पादों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है और साथ ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरीके से नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यूरोप, अमेरिका, बात मिडिल ईस्ट, तमाम अगर हम जो कॉन्टिनेंट की बात करें कि वहाँ के देश इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भारत का जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खास है। यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्होंने अपना शोकेस किया है। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं और भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है ये एक्सपो की, किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत जो है लगातार ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड के फूड बास्केट बनने की ओर भारत किस तरीके से अग्रसर है, वो इस तरीके से एक्सपो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जहां पर कि भारत की कंपनियां और भारत के जो फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक है वो यहां पर एक ही छत के नीचे प्रदर्शित की गई हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मोहित सिंगला ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी से देखिए ये खास बातचीत। इंडस फूड 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहित सिंगला जी हैं, टीपीसीआई के चेयरमैन हैं। सर, कितना बड़ा ये इवेंट है और क्या इस बार विशेष है? इंडस फूड विश्व में भारतीय मूल के खाद्य पदार्थों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बन गई है। आज 2475 इंडियन फूड एक्सपोर्टर्स जो कि एक्सपोर्ट रेडी हैं, जो कि एक क्वालिटी फूड प्रोडक्शन करने का दावा करते हैं, सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं, आज वो सब मिलके एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 120 देशों से 15,000 से अधिक जो बायर्स हैं उनकी आज प्रेजेंस दिल्ली में हम देख पा रहे हैं। क्या सपोर्ट रहा है मिनिस्ट्री का और किस तरीके से आप मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो है फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो बनाने कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया को, उसको किस तरीके से ये सहयोगी होगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करार किए गए, जिसके अंदर अभी हम देख पा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस साल उम्मीद है इंडस्ट्री को कि हो जाएगा। और कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूएई एंड स्विट्ज़रलैंड एफ्टा कंट्रीज़ के साथ हुए। सो अगर हम भारत सरकार की दिशा देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट प्ले कर रही है। उसके अलावा मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की कई सारी नीतियां हैं, जिसके अंदर छोटी इकाइयों को कोल्ड चेन के माध्यम से, यूनिट स्कीम के माध्यम से और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से सपोर्ट दिया जा रहा है, और आर्थिक तरीके से, आर्थिक रूप से और अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से भी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हमारा जो मार्केट है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और क्या हमने जो नई मार्केट ढूंढे हैं उसमें कितने परसेंटेज हमारी ग्रोथ जो है वो हुई है या हम प्रिडिक्ट है इन फ्यूचर? अमेरिकन मार्केट के अंदर जो हमें टैरिफ फेस करने पड़ रहे हैं, मैं उसका कोई बहुत बड़ा असर भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हम कोई भी जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर इंडियन डायस्पोरा को हम ग्रोसरी एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स बेचते थे, उसका एक्सपोर्ट्स अभी तक नहीं गिरा है। नो अदर कंट्री कैन क्रिएट अ सप्लाई चेन एज इंडिया। लास्ट 10 ईयर की ग्रोथ जर्नी की बात की जाए तो कितना चेंज देखते हैं आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर मैं बहुत ही अच्छा चेंज देख पा रहा हूँ। पिछले 10 साल में 35 बिलियन से बढ़ के आज 55 बिलियन पे हमारा फूड एक्सपोर्ट हो गया है, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो हमारा प्रोसेस्ड फूड है। जिस तरीके से भारत को वर्ल्ड का फूड बास्केट बनाने की बात चल रही है, उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है या इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, और इसी के तहत जो है तमाम स्तर पे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। किरण विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नोएडा। और फरीदाबाद में कल स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फुटसल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 230 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुरुवार को फरीदाबाद में स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल फुटसल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह के साथ समावेशिता, प्रतिभा और खेल भावना का जश्न देखने को मिला। इस इवेंट में देश भर से विशेष रूप से सक्षम एथलीट एक साथ आए। इस समारोह में हरियाणा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। नई ऊंचाइयां छूने का काम कर रहा है, चाहे देश के अंदर टूर्नामेंट हो चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उससे ज़्यादा मेडल भारत ले रहा है, और बच्चों को एक मुख्य धारा में लाने का काम, उनको इंक्लूजन के साथ साथ इक्वलिटी का जो संदेश इस गेम के थ्रू जा रहा है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा, स्पेशल ओलंपिक भारत दिल्ली की अध्यक्ष उपासना अरोड़ा और स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुकेश शुक्ला और मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के उपाध्यक्ष अमित भल्ला मौजूद थे। उनकी मौजूदगी ने खेल के जरिए एथलीटों को सशक्त बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को उजागर किया। Not in competition, so we want more and more such children to participate in sports. So we have done well in all the sports activities previously, and we are sure that our athletes will do wonders and bring laurels for the country. But it is a very good opportunity for all these athletes that they have come here. So for international level, we have organized this national level futsal, and I think after some time you will see futsal will be again a very, very popular game among all our games like we are doing football. इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 230 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये नेशनल चैंपियनशिप 2027 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स के लिए एक तैयारी के तौर पर भी काम करेगी, जो सैंटियागो, चिली में होने वाले हैं। डीडी न्यूज के लिए फरीदाबाद से नारायण सिंह की रिपोर्ट।